स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ज़रूरी जानकारी देने के लिए आया हूं। मैं आज आपको अपना दिल्ली जुडिशियल सर्विस के अंदर जो अपना पेपर आते हैं, जुडिशरी का पेपर आता है, उसके अंदर क्या सिलेबस रहेगा हमारा प्रीलिम्स का, क्या सिलेबस रहेगा हमारा मेंस का, और क्या स्ट्रेटेजी हम लोगों को अपनी फॉलोअप करनी पड़ती है, और क्या दिमाग में अपना डीजीएस का पेपर देने से पहले हमारे को अपने आप को अपना माइंड डेवलप करना पड़ता है। ये चीज़ के बारे में आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा, सारी चीज़ों के बारे में। और मैंने अपना एक टारगेट बनाया है कि मैं आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया जितने भी हमारी जुडिशरी के एग्जाम होते हैं, इनके मैं आपको टाइमली बेसिस पे सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहेगा कि अगर मेरे को इस स्टेट का पेपर देना है तो इसके अंदर मेरे को प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ेगी, ये सब्जेक्ट होंगे। अगर मेरे को इस स्टेट की तैयारी करनी है, इसका मेंस का सिलेबस ये रहेगा, इतनी मुझे तैयारी करनी है, सीधी सी बात है। और ऑफिशियल मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, कोई यहाँ पे इधर उधर की बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिल्कुल ऑफिशियल जो होता है हमारा मैं वो आपको बताऊंगा। दूसरी बात, इस चीज का आपको पीडीएफ फाइल चाहिए होगी कि सर आपने जो हमारे को सिलेबस बताया है इसकी पीडीएफ फाइल हमारे को चाहिए होगी, तो ये मुझे कहां मिलेगी कि ताकि मैं अपने घर पे बैठ के अपनी तैयारी, अपना दीवार पे मैं अपना सिलेबस लिख सकूंगा, पेस्ट कर सकूंगा, ताकि जब मैं उठूं, पढ़ूं, देखूं तो मेरी आंखों के आगे वो सिलेबस रहेगा वगैरह वगैरह। तो सर इसकी मेरे को पीडीएफ कहां मिलेगी? तो इसकी पीडीएफ आपको मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। तो वहां पर आपको ये सारी डिटेल्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो कर दूंगा। मैं आप लोगों को एक तरीके से बता देता हूं कि आपको पीडीएफ जो है अपना जुडिशरी एग्जाम्स की मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊंगा, और जो अभी मैंने अपनी डीजेस की वीडियो आपको बना रहा हूं, उसका सिलेबस की पीडीएफ आपको चाहिए होगी। देखो, आपने मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। जब आप ओपन करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने आएगा। ठीक है, ओपन करने के बाद में आपको बस ये अपना स्टार्टिंग का पेज, आप इस पे क्लिक करते हो कि हाँ ये सारे बैचेस हैं, कि अगर आपको कोई भी बैच खरीदना हो तो आप स्टोर पे जा सकते हो, कि अगर मेरे को एविडेंस एक्ट पढ़ना है, सीपीसी के साथ में लिमिटेशन एक्ट दोनों पढ़ने हैं, या मेरे को 8,000 प्लस लीगल ड्राफ्ट मेरे को चाहिए, या मुझे जो है एआईबी के पीवाईक्यूज चाहिए। आने वाले टाइम में ना मैं सारे सिलेबस के पीवाईक्यूज भी डालता रहूंगा। ठीक है, सारे अपने स्टेट्स के जुडिशियल एग्जाम्स के, प्रीलिम्स के, मेंस के, इसके आपके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा। इधर उधर आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर अलग अलग कंफ्यूजन दिए जाती है बच्चों को। मैंने अपना बिल्कुल सीधा काम, सीधी चीज रखी हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये लेफ्ट हैंड साइड पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा है स्टडी मटेरियल का। तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल पे अगर मैं क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे आपको सारा का सारा फ्री कंटेंट मिलता है। तो यहाँ पे अलग अलग मैंने फोल्डर वाइज बना रखा है कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहला फोल्डर मैंने ये बना दिया, जुडिशरी एंड प्रोसिक्यूटर एग्जाम का सिलेबस। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे प्रोसिक्यूटर एग्जाम का सिलेबस के अलग फोल्डर है, जुडिशरी स्टेट जुडिशरी एग्जाम के सिलेबस का अलग फोल्डर है। तो ये फोल्डर क्लिक करूंगा तो ये डीजीएस का सिलेबस मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैंने डीजीएस की वीडियो बनाई है। तो ये डीजीएस का आपको सिलेबस यहाँ पे जस्ट वंस पे क्लिक करोगे, आपकी पीडीएफ अपनी ओपन अप हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये सारी की सारी पीडीएफ अपनी ओपन हो जाएगी, जो मैंने अभी आपको बताई है। इसमें से आप अपना ऑफिशियल वाला सिलेबस देख सकते हो। ऐसी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बस फायदा क्या होगा आपका, कि आपको अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। एंड जब एप्लीकेशन में सारी नई नई अपडेट्स, मैं ये जो फ्री कंटेंट है इसमें बहुत सारी चीजें डालता रहता हूँ, बहुत सारी। आपको जो फ्री लीगल जीके की मैं क्लासेस भी लेता हूँ ना, वहां पे भी आपको ये पीडीएफ वहीं पे पीडीएफ देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पे ये स्टडी मटेरियल का ऑप्शन खोल रखा है ना, मैं नीचे जाऊंगा तो ये वाला फोल्डर है लीगल जीके फॉर जुडिशियल एंड एपीओ एग्जाम्स। इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सारी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी, सारी अभी तक की। तो आपको इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये सारी पीडीएफ है। तो ये मेरे को अपनी डाउनलोड हो गई, ये देखो सारी यहाँ पे देखो रीसेंट अपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। मैंने अभी आपको अभी बताऊंगा डीजीएस की वीडियो के अंदर, तो जजमेंट्स कितने ज्यादा जरूरी हैं। तो सारी चीज आपको देखने को मिलती है। मेन बात आती है आपकी तैयारी के ऊपर। तो आगे हम अपना देखते हैं। अब यहाँ पे मुद्दे वाली बात ये आती है कि आपको मैं जब ये सिलेबस बताऊंगा तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और आप लोग कौन सी स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता देना कि सर आपने डीजीएस का बताया, ऐसी अदर स्टेट का भी बता दीजिए। सबसे पहले प्रेफरेंस आपकी कौन सी स्टेट का एग्जाम के लिए रहेगी, सिलेबस को जानने के लिए, और एजम्पशन क्या रहेगी कि हमारा ये पेपर कब देखने को मिलेगा। कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग सभी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपका प्रेफरेबल स्टेट क्या है। वही स्टेट का मैं सिलेबस नेक्स्ट वीडियो के अंदर पिक करके आपको बताऊंगा, याद रखिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको ऑफिशियल अपनी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। ये दिल्ली की है हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे एक अपना पारित करा गया था, अपना एक अमेंडमेंट करी गई थी अपना दिल्ली जुडिशियल सर्विस के अंदर। जो हमारे रूल्स मेंशन करे हुए हैं पेज नंबर 6 के ऊपर आ जाते हैं। ये अगर हमें देखना है सिलेबस वगैरह सारी स्कीम के बारे में देखना है, तो अगर मैं इसके पेज नंबर 6 पे आ गया हूं, यहाँ पे लिखा है कि दिल्ली जुडिशियल सर्विस अमेंडमेंट रूल्स 2022, यहाँ पे अमेंडमेंट करी गई है। अब इन्होंने बोला है कि भाई देखो, हम जो है ना 3 स्टेजेस में दिल्ली जुडिशरी का अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। ये तो हर स्टेट अपना कंडक्ट करवाती है। इन्होंने बोला पहले हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 हमारे पैटर्न रहते हैं। अब इस पेपर में बैठने के लिए कौन कौन लोग अपने एलिजिबल होते हैं, याद रखिएगा। सिटीजन ऑफ इंडिया,
और साथ में जो लोग एडवोकेट है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी अलाउड है, सीधी सी बात है। और अगर जो लोग अपना लॉ ग्रेजुएट हैं, केवल जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस चालू नहीं करी, जिन्होंने अभी तक अपना बार काउंसिल में एनरोलमेंट नहीं कराया, जिन्होंने अभी तक अपना स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट नहीं कराया, वो सारे लोग एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने केवल अपनी लॉ की डिग्री आपके हाथ में है, सीधा आप डीजेएस का पेपर दे सकते हो नोटिफिकेशन आने के बाद में, और कोई यहां पे हमारे को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एज लिमिट की बात करूं, बस एज लिमिट में इन्होंने क्लियर बोल दिया कि भाई 32 साल आपकी मैक्सिमम उम्र होनी चाहिए, कि अगर 32 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज है तो 32 ईयर्स के अंदर 31 प्लस अगर आप हो तो आप पेपर दे सकते हो। याद रखिएगा, जैसी 32 साल हुई आप बाहर हो जाओगे, आप पेपर नहीं दे सकते। बहुत स्ट्रिक्ट रूल यहां पे फॉलो किया जाता है। तो 31 प्लस से नीचे नीचे और 31 प्लस अगर आप हो तो आप डीजेएस का पेपर अपना दे सकते हो, सीधी सी बात है। और यहाँ पे जो ये पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, ये दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन इसको नहीं हैंडल करती है। सीधा डायरेक्ट यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट आपका पेपर कंडक्ट करवाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट की सिलेक्टिंग कमेटी आपकी एक लिस्ट प्रिपेयर करेगी, जो सिलेक्ट कैंडिडेट्स हैं, वो सिलेक्टिंग कमेटी फिर हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगी कि हाँ भाई ये लोग हमारे कैंडिडेट ने, हमने पेपर क्लियर करा है। फिर दिल्ली हाई कोर्ट आपका एक लिस्ट निकालेगा, 1 महीने के अंदर अंदर आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, खत्म बात। यहाँ पे बहुत अपना स्पीडी तरीके से अपना प्रोसेस होता है, जल्दी जल्दी अपना काम होता है। प्रीलिम्स का एग्जाम जल्दी होता है, मेंस का एग्जाम जल्दी होता है, इंटरव्यू का एग्जाम जल्दी होता है, अपॉइंटमेंट जल्दी होती है, ट्रेनिंग जल्दी होती है। याद रखिएगा, मैं आपको क्लियर तौर पे बता रहा हूं, ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल होता है। और यहां पे जो लास्ट ईयर अपनी 2022 के अंदर डीजेएस की वैकेंसी आई थी ना, तो वहां पे आप लोग ये भी देखिएगा कि 20 दिन मिले थे, बस 20 दिन भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, फॉर्म भरने के लिए। एकदम हमारा अपना जो है अपना प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया था 27 मार्च 2022 को, याद रखिएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर मैं प्रीलिम्स का पेपर डीजेएस का देने जा रहा हूं तो मुझे देखने को मिलेगा कि मेरी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी? 25% की नेगेटिव मार्किंग, जिसको हम बोलते हैं 0.25। 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, सीधी सी बात है। फिर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, दैट्स इट। अब अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स के डीजेएस की, तो कितने नंबर का पेपर होता है भाई? देखो 200 नंबर का पेपर होता है, 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस होते हैं। और यहां पे मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं ना, तो 125 प्लस यहां पे कट ऑफ जाती ही जाती है। तो अगर आपके 200 में से 125 या 125 से ज्यादा मार्क्स आ रहे होंगे तो आप सेफ साइड हो। जनरल कैटेगरी में हो तो आप सेफ साइड हो, आप इजीली अपना एग्जाम क्रैक कर चुके हो। अब आपको मेंस की तैयारी करना, मेंस की तैयारी तो पहले से करनी चाहिए आपको, ठीक है, वो बताऊंगा अभी मैं। तो यहाँ पे आपका पेपर क्लियर हो चुका है। अब आपको मेंस के लिए अपना माइंड डेवलप करना पड़ेगा। प्रिपरेशन तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि प्रिपरेशन आपको मेंस की पहले से ही करके रखनी होगी, ठीक है। याद रखना 90% लोग यही गलती करते हैं कि भाई कि हमारा पहले प्रीलिम्स निकल जाए, उसके बाद हम मेंस की तैयारी करना चालू करोगे। अरे जब करोगे ना तो गेम से बाहर हो तुम, सीधा याद रखना। बस अपने दिमाग में एक टैग लेके घूमना कि हाँ भाई हमने तो बस प्रीलिम्स क्लियर करा है, मेंस के लिए आप कभी जीवन में क्वालिफाई ऐसे नहीं कर पाओगे। याद रखना, जो भी आपको सिखा रहा है, जो भी आपको पढ़ा रहा है, जो भी कोई बोल रहा है ना कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करो, प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, मेंस की बाद में करना, वो गलत बता रहा है। मैं आपको क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीलिम्स के अंदर हमारा सिलेबस क्या होगा? पहले क्या हुआ करता था कि पहले आपसे ना जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते थे। 200 नंबर के प्रीलिम्स के अंदर 2 कैटेगरी में पेपर बांटा होता है। पहली कैटेगरी होती है आपकी जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश की, और दूसरी कैटेगरी होती है लॉ के पोर्शन की। पहले ऐसा पैटर्न था, अब भी सेम पैटर्न है, लेकिन इसमें अब क्या चेंज कर दिया गया है कि अब जो है 2 पोर्शन में पेपर बटा होगा। तो एक पोर्शन होगा आपका जनरल लीगल नॉलेज के ऊपर एंड इंग्लिश के ऊपर, और दूसरा पोर्शन आपका होगा लॉ का बेस्ड का आपका पेपर होगा, सीधी सी बात है। तो यहां पे आपको जनरल नॉलेज, जनरल लीगल नॉलेज के पेपर आपको तैयारी करनी है। जैसे कि मैंने अपनी लीगल जीके की वीडियोस बनाता हूं, अभी थोड़ी टाइम के लिए होल्ड पे डाली हुई है, लेकिन फर्दर टाइम में हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। तो 43-44 अप्रॉक्स मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो अगर आप वो भी थॉरली कर लोगे ना, तो पहली बात आपका क्या प्रिपरेशन होगी? पॉलिटी का पोर्शन पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। और पॉलिटी का पोर्शन मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन से ही पढ़ते हैं। जिसका कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग है ना, ऑटोमेटिकली समझ लो उसका पॉलिटी स्ट्रांग है। और पॉलिटी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है अपने जुडिशरी एग्जाम्स का पेपर देने के लिए। कोई भी स्टेट का पेपर देने जाओ, पॉलिटी का पोर्शन आपको देखने को जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, याद रखना। तो पॉलिटी में हमारा क्या क्या आता है कि सुप्रीम कोर्ट का डेवलपमेंट, अपना जुडिशरी का डेवलपमेंट, मिनिस्टर्स का डेवलपमेंट, पार्लियामेंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, हाई कोर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, अपने मिनिस्टर्स के बारे में पूछा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा जाएगा, अमेंडमेंट के बारे में पूछा जाएगा। अमेंडमेंट वो जो आर्टिकल है ना 368, उसके बारे में पूछा जाएगा। और रीसेंट चेंजेस के बारे में पूछा जाएगा, रीसेंट लीगल डेवलपमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, इनफैक्ट रीसेंट अपना दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा। और अपना करंट जो हमारे पोस्ट पे कौन कौन है उसके बारे में पूछा जाएगा। नया पार्लियामेंट बना है, वो भी हमारा ट्रेंडिंग न्यूज है, तो उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। एंड यहाँ पे जो है आपको अदर जो रीसेंट जितने भी लीगल डेवलपमेंट्स हुई हैं 1 साल के दौरान,
1.5 साल के दौरान वो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि अगर 2023 में हमारा डीजेएस का पेपर होगा तो 2022 में जितनी डेवलपमेंट्स हमारी हुई हैं, ठीक है, 2022 से लेकर 2023 के एंड तक जब तक पेपर है हमारा, याद रखिएगा कि आपका मान लेते हैं आज 27 सितंबर 2023 का हमारा पेपर है प्रीलिम्स का डीजेएस के, और 25 सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपना लैंडमार्क जजमेंट दिया है, वो भी आपसे उठा के क्वेश्चन में पेपर में पूछ लिया जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि अपना ना कोई भी अपना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट याद कर लिया आपने, और इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड करा है वो याद कर लिया, काम खत्म, ठीक है, और ईयर याद कर लिया, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि अच्छा ये हमारा जैसे कि अपना केशवानंद भारती का केस है, तो नाम लिख दिया, अब आपसे ईयर पूछेगा कि कौन से ईयर के अंदर ये जजमेंट डिलीवर हुआ था, तो ये ईयर भी याद रखना इसलिए हमारे को जरूरी होता है। लेकिन 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 यहां पे मुद्दे वाली बात ये आती है कि आप लोग ना जजेस का नाम याद नहीं रखते कि कौन से ऑनरेबल जजेस ने ये जजमेंट अपना डिलीवर करा है। ये इंपॉर्टेंट होता है याद रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर ना थोड़ा सा टाइम बदल चुका है लोगों के लिए, लोगों को अब अपना ज्यादा क्वांटिटी में पेपर भरे जाते हैं, लोग अब अच्छे से अपनी तैयारी करते हैं, तो इस वजह से जो एग्जामिनर होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए बच्चों को बहुत मुश्किल आती है। तो एलिमिनेट करने में मुश्किल आती है तो भाई अब इस वजह से एग्जाम के अंदर थोड़ा सा और ट्विस्ट लाना पड़ता है कि अच्छा केशवानंद भारती का तो केस है, हर किसी को पता है कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी है, हर किसी को पता है केस का नाम क्या है, हर किसी को पता है ईयर का नाम क्या है, लेकिन हर किसी को यह नहीं पता होगा कि ये जो जजमेंट है कौन कौन से जजेस के द्वारा डिलीवर करा गया था, कितनी नंबर ऑफ जजेस की बेंच यहां पे बैठी थी, ये नहीं पता होगा। तो अगर एग्जामिनर ये वाला क्वेश्चन पूछेगा कि जजेस का नाम और कितनी जजेस की बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी या नहीं थी, या कितने जजेस की बेंच थी, 13 जजेस की बेंच थी, ठीक है, तो ये बच्चों को हर किसी को नहीं पता होगा, हो सकता है पता हो, लेकिन एग्जामिनर तो एज्यूम करके चलेगा ये क्वेश्चन अगर मैं पूछूंगा ना तो एलिमिनेशन मेथड से मैं बच्चों को बाहर इजीली कर पाऊंगा, और यही होता है। तो इसीलिए इससे हमें सीख क्या देखने को मिलती है कि जजमेंट का नाम, ईयर, हेल्ड क्या करा गया है, साथ में कौन से जजेस के द्वारा ये अपनी बात बोली गई है, ये जरूर पता होना चाहिए। और ना सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की करंट अपने जजेस की स्ट्रेंथ कितनी है, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। सीजीआई साहब का नाम क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट के सीजीआई का साहब का नाम क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट का नाम क्या है, और यही बेसिक बातें हैं जो अपने लीगल नॉलेज के अंदर आती हैं, जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो यार, बस वही चीजें आपको देखनी है, ऑब्जर्व करनी है, और कुछ अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, ठीक है। आप लोग इतना हेक्टिक लोगे तो हेक्टिक लगेगा, इजी लोगे यार सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रहा हूं, पॉलिटी का पोर्शन मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा, और कौन सी पोस्ट पे है मेरे को इनके नाम याद रखने हैं, सुप्रीम कोर्ट के कितने रीसेंट जजमेंट्स आए वो याद रखने हैं, बात खत्म। बस ये तो यार हर बेसिक एग्जाम की एक नेसेसिटी है। आप जज बनोगे, जज की चेयर पे बैठे होगे, तब भी आपको ये चीजें यूजफुल आएंगी। ऐसा मत समझना कि एक बार मैं अपना जज का पेपर निकाल लिया तो भाई मैं सारी चीजें भूल चुका हूं, मुझे कुछ आता जाता नहीं है, मैं अपनी लाइफ अच्छे से जीऊंगा। नहीं, अगले दिन हाईकोर्ट आपको डिवाइड कर देगा, अगले दिन हाईकोर्ट आपको कान पकड़ के बाहर खड़ा कर देगा, याद रखिएगा। तो यहां पर अपनी पर्सनैलिटी आपको डेवलप करना पहले दिन से जरूरी है। पहले दिन से मतलब जिस दिन तैयारी करने बैठ रहे हो उस दिन से समझ लो कि मैं जज हूं, ठीक है। तो यहां पे जज हूं का मतलब उनका जो डेली लाइफस्टाइल होता है, सुबह उठना, कितने बजे उठना, न्यूज़पेपर पढ़ना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ना और अपने रीसेंट अमेंडमेंट्स को पढ़ना, ये आपको अपनी डेली लाइफ के अंदर अपना ढालना पड़ेगा, याद रखिएगा। अभी आगे और बात करेंगे। तो ये हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। देखो पहले भी अपना सीपीसी पूछा जाता था, सीआरपीसी पूछा जाता था, आईपीसी पूछा जाता था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछा जाता था, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पूछा जाता था, एंड आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 पूछा जाता था, इंडियन एविडेंस एक्ट पूछा जाता था, सॉरी यहाँ पे जो पार्टनरशिप एक्ट है ना, पहले पार्टनरशिप एक्ट पूछा जाता था, लेकिन अब जो है जोड़ दिया है द एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2008, और पहले आर्बिट्रेशन के प्रिंसिपल्स पूछे जाते थे, अब पूरा का पूरा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 इन्होंने डाल दिया है। अब इसके बाद एविडेंस एक्ट आपसे पहले भी पूछा जाता था, स्पेसिफिक रिलीफ आपसे पहले भी पूछा जाता था, लिमिटेशन एक्ट पहले भी पूछा जाता था, और पॉक्सो अब जोड़ दिया गया है। वैसे तो ये एक्ट्स ऐसे हैं, कोई भी स्टेट का पेपर दियो आपको ये अपने सब्जेक्ट्स जोड़ने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था ना कि यहाँ पे हर स्टेट के जुडिशरी एग्जाम्स के अंदर यहाँ पे वुमेन्स के, चिल्ड्रंस के जितने भी लॉज हैं वो अपने जुडिशरी के सिलेबस में डालना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे ये रिसेंट चेंजेस हुए थे, और ये जायज भी बात है। आजकल जो है सोसाइटी के अंदर इन केसेस के बारे में ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, ज्यादातर केसेस फाइल हो रहे हैं, तो इसीलिए जो जज होगा यार उसको इन केसेस के बारे में पता ही नहीं होगा तो कैसे चलेगा। क्योंकि एट द सबसे पहली बात, एट द इनिशियल स्टेज इन द कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो जो कोई भी केस रजिस्टर्ड हो, भले ही वो ट्राइबल बाय द सेशन कोर्ट कोई ना हो, अरे भाई वो जो केसेस रजिस्टर्ड होते हैं सबसे पहले तो वो अपना नीचे की अदालत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ही तो आएंगे ना। रिमांड किससे लोगे, रिमांड जाके सेशन जज से लोगे।
वो तो रिमांड वगैरह का जितना भी कामकाज होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बिफोर फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी बाय द पुलिस, तो सारा काम ये कौन करता है? मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही तो करेगा। और जब चार्जशीट फाइल हो जाती है उसके बाद जो है कमेंट होता है कि इसके कमेंट किया जाता है ऊपर सेशन कोर्ट के अंदर अपना 209 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर, ठीक है, उसके बाद ही तो होता है। लेकिन उससे पहले का सारा काम का जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा करा जाता है। इसीलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अगर इन कानून के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो अपना जो अपना जुडिशियल प्रोसेस होता है वो कैसे कर पाएगा। इसीलिए यहां पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे गौर करा था एंड इन कानूनों को ऐड ऑन करा गया था। इतनी सी बात है बस। यहां पे आपको प्रीलिम्स के लिए अपना सीपीसी जो हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं, सीआरपीसी डेली लाइफ, आईपीसी डेली लाइफ के अंदर पढ़ते हैं, एविडेंस, अपना स्पेसिफिक रिलीफ, कॉन्ट्रैक्ट एंड अपना लिमिटेशन एक्ट भी हम पढ़ते हैं एंड अपना लास्ट एक्ट कौन सा हो गया? बस यही एक्ट है। नए कौन कौन से जोड़े गए? एलएलपी जोड़ा गया है जो पार्टनरशिप जैसा है, और आर्बिट्रेशन कंसलेशन एक्ट जो प्रिंसिपल जैसा ही है। आप अगर पढ़ोगे तो इजी लगेगा, पीवाईक्यू के अंदर आप अपना क्वेश्चंस निकाल लोगे, इजीली हाथ बैठ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। एंड आपका पॉक्सो जोड़ा है जो हम राजस्थान या अदर स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी देखने को मिलता है, ये आप यहां पे पढ़ो तो वहां भी काम आएगा, ठीक है। कमर्शियल कोर्ट एक्ट ये हमारा नया सब्जेक्ट है जो जोड़ा गया है, इस पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। अब प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर कमियां देखनी पड़ेगी। दूसरा क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, कि अरे भाई इस सब्जेक्ट में से ना ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, भाई सब पागल बना रहे हैं आपको। सीधी सी बात है, आपको हर एक सब्जेक्ट के ऊपर अपनी प्रेफरेंस रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करना कि मैंने पीवाईक्यू निकाल लिए, पीवाईक्यू में से मैंने क्वेश्चंस देख लिए, अरे 10 साल में से ना सीआरपीसी में से, सीपीसी में से ना एग्जीक्यूशन पे, अरे एग्जीक्यूशन पे एक क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। इतना बड़ा टॉपिक है, फिर भी ज्यादातर क्वेश्चन आपको उसमें से देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर पता है यार एग्जीक्यूट ही तो करनी है केवल डिग्री, उसमें से पूछ के क्या मिलेगा? बेसिक एक आधी क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि मेरे को पूरा सीपीसी आता है, पूरा सीआरपीसी आता है, पूरा आईपीसी आता है, एविडेंस आता है, स्पेसिफिक रिलीफ, कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेशन, पॉक्सो, कमर्शियल कोर्ट, अपना आर्बिट्रेशन एंड अपना लिमिटेड लायबिलिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको थॉरली बेसिस पे आने चाहिए। मेरी बात मानो तो किसी की इधर उधर की बातें अपने दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान लगाना है किस चीज में, कि मेरे को सब्जेक्ट्स में किन किन में वीकनेस है। और सब्जेक्ट्स के अंदर ना अपने टॉपिक्स होते हैं, केवल उन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है। एक बारी एक नोट्स बना लिए, बात खत्म, उनको आपको बार बार रिवाइज करना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरी कोचिंग के मैंने नोट्स ले लिए, इस कोचिंग के नोट्स ले लिए, उसकी बुक ले ली, इसकी बुक ले ली, जो बच्चा जज बन चुका है वो मेरा दोस्त है उसके नोट्स ले लिए, कुछ काम नहीं आएगा। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। हो सकता है कि भाई मैं बस एक लाइन लिखूं अपने नोट्स के अंदर, मेरे को चीजें याद हो जाएंगी। हो सकता है कि मेरे को पूरा पैराग्राफ लिखना हो, तब मुझे जाके चीज याद होती हो सकता है कि मेरे को बेरेक्ट भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए और बुक्स भी चाहिए, फिर इन तीनों को क्लब करके मैं अपना क्रक्स के अंदर जो मैटर लिखूंगा मेरे को तब याद होगा। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है ना, तो इसीलिए आपको अपनी कैपेबिलिटी खुद बनानी है, खुद नोट्स बनाने अपने, बात खत्म। सीधी सी बात है, किसी के दूसरे की देखे दिखाई आपको काम नहीं करना, कभी काम नहीं आएगी जीवन में। आपको अपनी स्ट्रेटेजी केवल यही है, सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं, प्रिपेयर करो इन सब्जेक्ट्स को और एग्जाम क्रैक करो, दैट्स इट। एंड साथ में पीवाई को आपको सॉल्व करना जरूरी होता है। अपना जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं तो मार्केट के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, कहीं हमारे को जाने की जरूरत ही नहीं है। सीधा आपको अपना पैसे खर्च करो यार, बुक खरीदो और अपना सारी चीज आपको अवेलेबल हो जाएंगी। हमेशा याद रखना कि किसी से अपना छोटा फील नहीं करना। सीधी सी बात है कि आप भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं, आपके अंदर कुछ ज्यादा क्वालिटीज होंगी, मुझ में नहीं है, लेकिन मैं उसको जनरेट करूंगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, 200 में से 125 प्लस आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तब जाके आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। एंड यहाँ पे अब मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेंस के लिए हमारा क्या स्टेजेस हैं। मेंस के लिए भी अपने 4 पेपर होंगे, वही लीगल जीके एंड लैंग्वेज, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 एंड क्रिमिनल लॉ। एंड लीगल जीके का हमारा 250 नंबर का पेपर है, बाकी सारे 200 यानी 850 मार्क्स का आपका मेंस होगा। मैं आपको एक क्लियर चीज बोल रहा हूं, मेंस क्लियर करना है तो अगर आपके 250 में से जो ये अपना पहला पेपर है ना, लीगल जीके वाला एंड अपना इंग्लिश वाला, ये लैंग्वेज वाला, लैंग्वेज में आपका एसे राइटिंग आएगी, ट्रांसलेशन आएगा, प्रेसी राइटिंग आएगी, ये 3 चीजें आएंगी। ये पहले भी आती थी, अब भी आती है, आगे भी आती रहेंगी, ये कभी नहीं बदल सकता, ठीक है। लीगल नॉलेज की वही मैंने आपको बता दिया, लीगल नॉलेज की क्या क्या चीजें पे कमांड होनी चाहिए, वो इतनी कमांड है ना, तुम खेल जाओगे बढ़िया, याद रखना। तो मुद्दे की बात, तो 250 नंबर का अपना मेंस का पेपर होता है, तो अगर आपने मेंस में 250 में से 150 स्कोर कर लिया तो याद रखिएगा आप सिलेक्टेड हो मेंस के लिए, आप मेंस के लिए सिलेक्टेड हो। याद रखना यही पहले का 5 रिकॉर्ड है, आने वाले टाइम में भी यही रिकॉर्ड रहेगा, मेरी बात पे आप भरोसा रखिएगा। हालांकि इसमें बोला गया है कि मेंस में आपके मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है, 50% मार्क्स आपके आने चाहिए, तब आप क्वालिफाइड हो। 850 में से अगर आप 450 मार्क्स स्कोर कर रहे हो ना,
850 में से 450 स्कोर कर रहे हो, 100% आपका एग्जाम क्लियर है मेंस का। बस मैं आपको ये क्लियर तौर पे बोल रहा हूँ। 850 में से मैं जनरल वालों की बात कर रहा हूँ, रिजर्व वगैरह वालों की मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि उनके को अपनी एमिनिटीज मिली जाती है, प्रिविलेजेस मिली जाती है, प्रेफरेंस दिए जाते हैं। तो 450 है तो आप तो हो ही अंदर, ठीक है, आप ऑटोमेटिकली हो ही अंदर, लिस्ट के अंदर आपका नाम है ही ऑलरेडी, ठीक है। लास्ट टाइम हमारी जनरल की सीटें आई थी 86 के अप्रॉक्स, ठीक है। अब देखा जाएगा कि एग्जाम हमारा, अब देखो उम्मीद है कि अक्टूबर में आ जाए, दिवाली के बाद आ जाए पेपर, उम्मीद पूरी पूरी है। बट याद रखने का पेपर आएगा जरूर, भले 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, इतना लंबा समय मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं है। इससे पहले पहले ही आ जाएगा पेपर आपका डीजीएस 2023 का, और 100% आएगा, 100% आएगा। ये बात को अभी मैं आपको वीडियो पे ऑफिशियली बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे हमारा बात हो गई। तो हाँ, मेंस की हमारे को क्या अप्रोच होती है, मेंस के अंदर ना सबसे जरूरी चीज आपको राइटिंग प्रैक्टिस होती है। मैं अपने जो बैचेस लेता हूं, मैंने भी अपना सीबीसी का अपना टेस्ट लिया, एविडेंस एक्ट का अपना टेस्ट लिया, बच्चों के अंदर क्या कमी आई यार, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। उन्हें कंसेप्ट आता है पूरा, उन्हें पता है कि हाँ ये ऑर्डर नंबर 14 लगेगा, ऑर्डर नंबर 16 लगेगा, ऑर्डर नंबर 11 लगेगा, इंटरोगेटरीज की बात करी जा रही है, सबको पता है, सबको पता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। लेकिन मेन ड्रॉबैक क्या आता है भाई, पता ही नहीं लिखना कैसे है, पता ही नहीं आंसर कैसे स्टार्ट करना है, पता ही नहीं है आंसर एंड कैसे करना है, पता ही नहीं है क्या कंटेंट लिखना है, पता ही नहीं है कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिखना है, पता ही नहीं है कौन सा दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट लिखना है। तो इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती है आपके राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर, कि आपने पढ़ा तो है, केवल पेज पलट के अपने नोट्स रिवाइज करे, बट जब लिखने की बारी आई, आप अपने आपको ओवर कॉन्फिडेंस अपना फील करने लगे कि अरे अब मैं क्या छोटा बच्चा हूं कि अब मैं लिख लिख के कुछ प्रैक्टिस करूंगा। भाई आपको छोटा बच्चा बनना पड़ेगा, बड़ा बच्चा बनना पड़ेगा, जो समझ लो आपको बनना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो आप अगर इन चीजों पे अपनी कमांड बनाओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको पेपर क्लियर करने के लिए, कोई भी, ठीक है। डीजीएस के अंदर ज्यादातर क्या आते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो अपनी आंखों से मूवीज देखते हुए तुम देखते हो कि एक जगह पे मर्डर हो गया है, मर्डर हो जाने के बाद पुलिस वहां पे स्पॉट पे पहुंचती है, तो उस टाइम पे पुलिस जो अपने एविडेंसेस इकट्ठा कर रही है, तो वो अपने कौन कौन से सेक्शंस के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट रेलेवेंट होगा, सेक्शन 8 में रेलेवेंट होगा, कंडक्ट, अगर कोई पर्सन मिला है और कोई भाग गया है, समझो मेरी बात, मैं पढ़ाने नहीं बैठ रहा, सेक्शन 7 कॉज इफेक्ट, सेक्शन नंबर 6 रेस गेस्ट, ठीक है, और सेक्शन नंबर 9 कौन, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आप डेली लाइफ के अंदर रियलिटी के अंदर फेस करी जाती हैं चीजें, उस बेसिस पे आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने को दिया जाता है, और उस बेस के अंदर आपकी रीजनिंग अपनी क्या है वो बताई जाती है। याद रखना, एक बात मैं आपको क्लियर बोलूंगा, एक क्वेश्चन आया, कहानी बता रखी है उसमें, वो कहानी मैंने भी पढ़ी, बाकी अदर कैंडिडेट्स ने भी वो कहानी पढ़ी, नीचे लिखा हुआ है कि आप एज अ जज के रूप में अपनी रीजनिंग दीजिए, ठीक है। मैंने अपनी रीजनिंग दी, मेरे मुताबिक एक्यूज को सजा देनी चाहिए। हो सकता है कि मेरे बराबर वाले कैंडिडेट ने अपने आंसर में लिखा हो कि उसके मुताबिक जो है एक्यूज को सजा नहीं देनी चाहिए, एक्विट कर देना चाहिए, ठीक है, या माफ कर देना चाहिए, ठीक है, या एडमोनिशन पे छोड़ देना चाहिए, एज द केस में भी हो सकता है ना। तो यहां पे जो एग्जामिनर होगा वो आपकी रीजनिंग चेक नहीं कर रहा कि भाई आप जजमेंट में क्या डिलीवर कर रहे हो, कि कन्विक्शन कर रहे हो या एक्विटल कर रहे हो, वो ये चेक नहीं कर रहा। वो बस एक ही चीज चेक करेगा, इस पूरी कहानी में कैंडिडेट ने क्या क्या पॉइंट्स पिक करे, कौन कौन से पॉइंट्स को रेलेवेंट माना, कौन कौन से पॉइंट्स को अपना लिखा, कौन कौन से सेक्शंस उसने डाले, कौन कौन से सेक्शंस में इसने पेपर में लिख के आया है। अब रीजनिंग में तुम चाहे कन्विक्शन करो या एक्विटल करो, इट्स अप टू यू। आप जज किस लिए बने हो, आप यही तो जज इसलिए तो बने हो कि जजमेंट देने के लिए। उसके बेस आपके जजमेंट क्या आया है उस पर कोई जज नहीं करेगा भाई, अपील में जाएगा केस, फिर अपीलेट कोर्ट डिसाइड करेगा कि कन्विक्शन होनी चाहिए, एक्विटल का जो ऑर्डर पास करा है जूनियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने वो ठीक है या गलत है, सीधी सी बात है। तो वहां पे एग्जामिनर आपकी रीजनिंग चेक नहीं करेगा। याद रखना, आपने कन्विक्शन दिया, कोई बात नहीं, आपके मुताबिक कन्विक्शन होगी, मैंने अगर एक्विटल दिया है तो मेरी मुताबिक एक्विटल होगी, लेकिन क्या क्या पॉइंट्स अपने डाले हैं, पिक करे हैं आंसर में, तो वो बहुत मेन बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हर पे देखो, सिविल लॉ 1 में, सिविल लॉ 2 में, क्रिमिनल लॉ में ये चीज करना सीख गए, कभी पेपर आपका रुकेगा नहीं, कोई भी पेपर नहीं रुकेगा। मैं आपको ये बात चैलेंज के हिसाब से बोल रहा हूं, इन चीजों पर आपको ध्यान देना जरूरी है। और अपने अंदर वीकनेसेस क्या है, मुझे लगता है यार मेरा सीआरपीसी वीक है, अब मैं उस पर काम ही नहीं कर रहा, क्यों देख रहा हूं, अलग अलग टॉपिक पढ़ रहा हूं, बस मुझे खुद को नहीं पता कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, कि मेरा सीआरपीसी के अंदर जो मेरा पेपर है, जो सब्जेक्ट है, वो कैसे प्रिपेयर कर रहा हूं मैं, कैसे नहीं कर रहा। तो आप खुद ही कंफ्यूज हो तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। तो इसमें आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ना अपनी अप्रोच बनानी चाहिए टॉपिक वाइज पढ़ने की, कि अच्छा इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक है, इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक यहां से यहां तक का है, तो मुझे ये टॉपिक पूरा अपना प्रिपेयर करना है, सीधी सी बात। और ऐसे प्रिपेयर करना है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब अगर आके मुझसे पूछें कि आयुष आपको इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या आता है, तो मैं बताने लायक रहूं कि सर आप कुछ भी पूछ लीजिए मैं बता दूंगा। इस तरह से आपको अपनी अप्रोच बतानी पड़ेगी। अब वो कैसे बनानी है,
अच्छा टीचर मिल जाए आपको, अच्छा मेंटोर मिल जाए आपको, अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराने वाला इंसान मिल जाए आपको। नोट्स से कुछ नहीं होता, मेन होता पढ़ना, उसके बाद नोट्स जो अपने प्रोवाइड कराए जाते हैं, फिर आपका एग्जाम कभी रुकेगा नहीं। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। ये चीज अपने दिमाग में प्रिपेयर करके रखना कि एक अच्छा टीचर, अच्छा समझाने वाला टीचर, और एक सेक्शन कहाँ से हम कवरेज कर सकते हैं, दूसरे पॉइंट को पिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, ये चीजें अगर मुझे देखने को मिलती हैं तो इट्स बेस्ट यार, ब्रिलियंट ब्रिलियंट है। लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया, एसे राइटिंग, ट्रांसलेशन, प्रेसी राइटिंग, ये चीज आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस से अपनी होगी। पीवाईक्यू के सॉल्व कर लोगे ना, मजेदार लगेंगे। पीवाईक्यू से आपको दो फायदे होंगे, पहला लिखना कैसे है वो समझ में आएगा, दूसरा कि जो एसे है ना 10 साल की अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो यार ये जो दिल्ली वालों का, दिल्ली जुडिशरी वालों का अपना माइंडसेट क्या है अपना ऐसे के अंदर टॉपिक्स पिक करने का, इससे मुझे उसकी गाइडेंस मिलेगी कि अच्छा यहाँ पे भी रिसेंट जो भी मुद्दे हुए हैं, जो जो घटनाएं हुई हैं, जो जो लॉज आए हैं, उस पर ज्यादा डीजेस पूछ रहा है या कोई और अपना माइंडसेट हो सकता है, तो इससे मुझे ये पता लगेगा। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए सिविल लॉ के अंदर मैंने आपको बता दिया, सिविल लॉ 1 के अंदर अपना टीपी आएगा, पहले टीपीए था नहीं, ठीक है, पहले कॉन्ट्रैक्ट पूछा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, टीपीए, स्पेसिफिक रिलीफ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, टॉट एंड दिल्ली म्यूनिसिपल, ये हमारे दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट एंड कॉर्पोरेशन एक्ट एंड कमर्शियल कोर्ट एक्ट, ये ऐड करे गए हैं नहीं, ठीक है, पहले नहीं पूछे जाते थे। एंड सिविल लॉ 2 के अंदर मैं बात करूं, सीपीसी है, एविडेंस है, लिमिटेशन है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, आर्बिट्रेशन है, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट नया जोड़ा गया है। क्रिमिनल लॉ की मैं बात करूं, सीआरपीसी, आईपीसी, अपना ये पॉक्स, ये डीवाई एक्ट हो गया, ये मैंने पढ़ाया हुआ भी है, बहुत ब्रिलियंट एक्ट है, ये बहुत अच्छा एक्ट है, इसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। एनआई एक्ट आएगा आपका, पूरा एनआई एक्ट आता है, देखो यहाँ पे क्लियर बोला हुआ है। और अपना सेक्सुअल हरासमेंट पोस्ट एक्ट बोलते हैं, वर्क प्लेस के, छोटा सा एक्ट है, छोटे, ये सारे छोटे छोटे एक्ट हैं, दिल से पढ़ोगे ना 2-2 दिन में एक्ट खत्म है, ये बहुत छोटे छोटे एक्ट हैं, कुछ है ही नहीं इनमें, 2-2 दिन में आपके एक्ट खत्म है, बात पे भरोसा रखना, ठीक है। तो ये जितना पोर्शन है ना आप 10 दिन में कवर कर सकते हो, 10 दिन में 11वें दिन से आप मेंस की तैयारी करना चालू कर दोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हमें दिमाग में लोड लेना नहीं है, हम खुद लेते हैं, प्रेशर हम खुद बनाते हैं। तो आपको लग रहा होगा अरे इतना सब कुछ है, अरे भाई इतना सब कुछ होगा नहीं, जीवन भर के लिए तुम्हारे को जज का टैग मिल रहा है, जीवन भर के लिए तुम दिल्ली के अंदर जज बन रहे हो, तो इतना तो बनता है यार। आईएएस के लिए देखो इतनी सारी चीजें पूछी जाती हैं कि आईएएस वालों का एग्जाम होता है कि भाई दुनिया संसार में जितनी भी चीजें हैं ना हम आपसे पूछ लेंगे, आपके बॉडी में कितनी चीजें हैं ना वो भी पूछ लेंगे, बॉडी में कितने वायरस है ना वो भी पूछ लेंगे, बट तुम तो इन सब चीजों से बचे हुए हो, तुम्हारे को तो ये सब चीजें देखने की जरूरत भी नहीं है। तो तुम तो खुश नसीब हो तुम लोग कि एक आईएएस और एक जज दोनों का कंपैरिजन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, दोनों अपने अपने पद के ऊपर बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो आईएएस के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, जुडिशियल के लिए इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, जो हमारे जीवन में कानून है लॉ के अंदर वही हमें पढ़ने हैं, बात खत्म, हम वही नहीं कर पाते, ठीक है। वाई वॉइस में आपको 50% स्कोर देना पड़ेगा एज अ जनरल कैटेगरी। तो मैंने आपको बता दिया 850 प्लस 150 नंबर का अपना इंटरव्यू होता है, तो 1000 में से आपके 500 प्लस आएंगे, आंखें बंद करके आप सिलेक्टेड हो, आंखें बंद करके आप सिलेक्टेड हो अपना जज बनने के लिए, सीधी सी बात है। तो ये चीजें हमारी, अब जज का हमारा पेपर कब आएगा कब नहीं आएगा, देखो मैंने आपको बता दिया है कि हमारा डीजीएस 2023 उम्मीद है दिवाली के बाद, उससे पहले भी आ सकता है। देखो भाई मैंने कोई दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर फोन करके पूछा नहीं है, हाँ जी जज साहब कब आ रहे हैं पेपर, ठीक है, मैंने कोई पूछा नहीं है, मेरी अजम्पशन है कि दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस का आ चुका है, बट ये डिले मेरे को नहीं पता किस लिए हो रहा है, बट ऑब्जर्वेशन है कि दिवाली के बाद अपना पेपर जरूर आएगा। और अपने जो रिसेंट चेंजेस आए हैं ना कानून के अंदर, तो वो मेरे अभी नहीं आएंगे, हमारे डीजीएस के पेपर में हमारे नया आईपीसी, नया सीआरपीसी, नया एविडेंस नहीं आएगा, याद रखना, पुराने वाला ही आएगा, पुराने वाली आएगा, कोई दिक्कत में टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता दीजिएगा। एंड साथ ही में आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपना लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा एंड लोगों को अवेयरनेस जरूर फैलाइएगा। साथ ही में आप कौन सा स्टेट की तैयारी कर रहे हो, आप कौन सा नया सिलेबस प्रीलिम्स का, मेंस का, स्ट्रेटेजी वाइज, एलिजिबिलिटी वाइज चाहते हो देखना, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी अपनी स्टेट्स के बारे में जरूर पिन करिएगा। मैं उन स्टेट्स का अपना सबसे पहले प्रेफरेंस अपनी रखूंगा। बाकी मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।